नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। सीधा रुख करते हैं दिल्ली विधानसभा का, जहां पर कार्यवाही चल रही है। दौरा करें, अच्छी बात। हम इस सदन के मेंबर हैं। जब मैंने माननीय अध्यक्ष जी को ये बात कही तो उन्होंने इसी पीठ से एक चिट्ठी लिखी कि माननीय सदस्य भले किसी भी दल का हो, दौरा करते समय उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। ये मैं आपके माध्यम से चाहता हूँ कि एक ऐसी मिसाल प्रस्तुत हो कि आप करें। धन्यवाद जितेंद्र महाजन जी। बैठिए। कादन जी बैठिए, आप बैठिए। हो गया। जितेंद्र महाजन जी को मौका नहीं देना। विदुड़ी जी कह रहे हैं आपको मौका नहीं देना। बैठ जाइए, अभी तो आप आए, थोड़ी थकान उतार लीजिए, उसके बाद बोलिए। जितेंद्र महाजन जी प्लीज प्लीज बैठ जाइए, बोलिए। जितेंद्र महाजन जी शुरू करें, बैठ जाइए। हो गया। आप लोग भी बीच में कूदते हैं ना, आप नहीं सुनते ना। आप लोग भी जब बीच में बोलते हैं किसी के, तो आप लोग भी नहीं सुनते। आज ही तो नहीं बोले। धन्यवाद। जितेंद्र महाजन जी शुरू करें, शुरू करें। मैं आगे बढ़ूं? धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे 280 के अंतर्गत बोलने का मौका दिया। मेरा भी 280 में जो वक्तव्य है वो पीडब्ल्यूडी विभाग से संबंधित है। माननीय अध्यक्षा जी, हमारे रोहतास नगर विधानसभा में पिछले कुछ वर्षों में विश्वकर्मा सेतु के नीचे सड़क बनाने का काम, ब्यूटिफिकेशन करने का काम, इलेक्ट्रिफिकेशन करने का काम के टेंडर हुए थे, मगर बहुत ही दुर्भाग्य का विषय है कि कुछ काम हुए नहीं हैं और कुछ काम हुए हैं उनकी क्वालिटी जो है वो अत्यंत घटिया है। पिछले 12 महीने में 12 बार मैंने संबंधित पीडब्ल्यूडी मंत्री और अधिकारियों को मेल के द्वारा जानकारी दी है। मैंने अधिकारियों से ये निवेदन किया है कि इस काम का जो टेंडर हुआ है उसका वर्क ऑर्डर और शेड्यूल की कॉपी मुझे उपलब्ध करवाई जाए, मगर 12 महीने में 12 बार रिक्वेस्ट करने पर भी आज तक इस विषय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और मेरी जानकारी ये भी है कि इलेक्ट्रिफिकेशन के कुछ कामों के भुगतान बिना काम किए ही कर दिया गया है। माननीय मंत्री जी बैठे हैं, मेरा आपसे अनुरोध है कि इन सारे कामों की सतर्कता विभाग से जांच कराई जाए और जो भी लोग इसमें दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। धन्यवाद। राजकुमारी जी। धन्यवाद महोदय, आपने मुझे 280 पर बोलने का मौका दिया। महोदय, मेरे हरिनगर विधानसभा में एक हॉस्पिटल है जिसका नाम है दीनदयाल हॉस्पिटल। तो हमारी जो दिल्ली सरकार है, जितने भी दिल्ली सरकार के अंतर्गत विभाग आते हैं, जब से दिल्ली के मुख्यमंत्री जी ने कार्यभार संभाला है, तो हर विभाग से कहीं भी कोई भ्रष्टाचार था उसको, हर सिस्टम को ट्रांसपेरेंट करके, ऑनलाइन करके बहुत ही अच्छी एक मिसाल कायम की है। लेकिन आपके माध्यम से मैं स्वास्थ्य मंत्री को मैं एक अपनी बात का संज्ञान देना चाहूँगी। दीनदयाल हॉस्पिटल में जितने भी सफाई कर्मचारी हैं जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर काम करते हैं, और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं या बाउंसर्स जो हैं, वो ऐसा काम करते हैं बहुत ही मेहनत का, गर्मी हो सर्दी हो। और काफ़ी जो महिलाएं हैं, सफाई कर्मी जो हैं, वो मैयापुरी मेरे ही क्षेत्र में जे क्लस्टर है, सैकड़ों की संख्या में वहाँ पर सफाई कर्मचारी हैं। लेकिन मैं जनता की मैं प्रतिनिधि हूँ। जब मेरे ऑफिस में
वो आकर महिला कर्मी या जो दीनदयाल में सिक्योरिटी गार्ड तैनात हैं, तो जब वो बताते हैं कि हमारी जो तनख्वाह है वो हमें 8 घंटे के एवज़ में 10,000 रुपया मिलती है और उनके अकाउंट में वो डाली जाती है, और जो उनके खाते की जो कापी होती है बैंक अकाउंट की, वो वहाँ जो एजेंसी है जो भी इस काम का क्लीनिंग स्वीपिंग का या सिक्योरिटी गार्ड का बाउंसर्स का जो एक कॉन्ट्रैक्ट लेती है, जो आगे उनको रखती है, वो कॉपीज़ अपने पास रख लेते हैं मंथली। वो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते कि वो ज़्यादा उनकी तहकीकात वो लोग करवाएं। तो मेरा आपके माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री जी से मेरा एक निवेदन है कि ऐसी जो महिलाएं हैं जो कि काम करती हैं और सिक्योरिटी गार्ड हैं, बाउंसर हैं, दिल्ली सरकार की तरफ से जो उनको एक न्यूनतम वेतन निर्धारित किया जाता है, उसका एक डिटेल्ड हमें दिया जाए, रिपोर्ट दी जाए, जिससे कि हम उनको बता सकें कि आपकी तनख्वाह 10,000 रुपये है या 15,000 है, 13,000 है। उनका कहना है कि बीच में जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर ये टेंडर जो है, एजेंसी जो है, वो उनमें थोड़ा उनके साथ भ्रष्टाचार उन्होंने किया हुआ है। मैं कहना नहीं चाहती, लेकिन दिल्ली सरकार ये चाहेगी कि जितने भी ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हैं जिनको दिए हुए हैं, उसके ऊपर विजिलेंस कमेटी से एक इंक्वायरी करवाई जाए। तो मेरा आपसे उम्मीद है कि ऐसा हमें रिपोर्ट मिलेगी, जिससे कि हम उनको दिलवाएंगे आगे, और जो ये इस तरह का जो उन्होंने बीच में भ्रष्टाचार जो किया हुआ है वो हमें मालूम होना चाहिए, और उसकी ट्रांसपेरेंसी हमारे पास आनी चाहिए। धन्यवाद मैडम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। माननीय मंत्री जी इस पर जवाब देंगे। बैठिए सभी साथी, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। हेलो हेलो अध्यक्षा महोदया, ये बात कई बार दिल्ली विधानसभा की याचिका समिति में भी आई है, और जब मैं याचिका समिति के अंदर मेंबर था तो हमने इसकी जांच की है। अखिलेश त्रिपाठी जी इसके अध्यक्ष हुआ करते थे, कई सारे मेंबर हमारे यहाँ बैठे हैं, और उसमें ये सामने आया कि इस पूरी की पूरी समस्या के पीछे कारण ये है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट आप देते हो आउटसोर्सिंग एजेंसी को, चाहे वो डेटा एंट्री ऑपरेटर हों, सफाई कर्मचारी के कॉन्ट्रैक्ट हों, वो सब आप जेम पे देते हो। सरकार के अंदर नियम बना हुआ है कि आप जेम पे ये कॉन्ट्रैक्ट दो। तो मान लीजिए मिनिमम वेज किसी की 15,000 रुपये, 18,000 रुपये है, 10 लोग लगाने हैं, तो 18,000 के हिसाब से 1,80,000 हो गए एक महीने के। तो वो जो ठेका छूटेगा वो 1,80,000 से 1 रुपये ज़्यादा का छूटता है, या 2 रुपये ज़्यादा छूट जाएगा। तो उसके अंदर क्योंकि वो मिनिमम है तो आपको उसको ठेका देना भी पड़ेगा। आप ये भी नहीं कह सकते तुमको नहीं देंगे। और जब एक एजेंसी किसी आदमी का ठेका या किसी प्रोसेस का ठेका उतने ही पैसे में ले ले जितने पैसे उसको उनकी तनख्वाह में देने हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसके अंदर वो भ्रष्टाचार करेगा। वो या तो उन लोगों से पैसा वापस लेगा, या 8 घंटे की जगह उनकी 10 घंटे की ड्यूटी कराएगा। कहीं ना कहीं से वो पैसा जो है अपनी, क्योंकि उसके ऊपर वो अपना कमीशन तो वसूलेगा जो मैनेजमेंट फीस है। इसके लिए सरकार ने एक योजना भी बनाई है कि हम, दिल्ली सरकार की ही एक कंपनी है एक्सेल, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, हमने कहा कि दिल्ली सरकार में जितने भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं सारे के सारे हम एक्सेल के जरिए लेंगे। जो डेटा एंट्री ऑपरेटर आज की तारीख में काम कर रहे हैं उन्हीं को लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनको निकाल दिया जाए। उन्हीं को जो है हम एक्सेल के जरिए लेंगे, क्योंकि एक्सेल एक सरकारी कंपनी है। वो 10% कमीशन तो लेगी और वो सरकार के पास ही जाएगा। उसके अंदर एक भारत सरकार की कंपनी है TCL, और एक हमारी दिल्ली सरकार की कंपनी है DSIDC। उनकी जो है वो बेसिकली मिलके वो कंपनी बनी हुई है, और वो इंश्योर करते हैं, जो हमारी जानकारी है अब तक, वो इंश्योर करते हैं कि उससे पूरा पैसा जो है उनकी जो है खाते में पहुंचता है।
सेम हमने जो हमारे मीटर रीडर थे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, उनके साथ भी यही शिकायत थी। जब मीटर रीडरों को बुलाया गया, मैंने उनको पर्सनली कईयों को बुलाया कि भाई तुम्हें कितना पैसा मिलता है, तो बताया गया कि किसी को 8,000 रुपये मिलता है, किसी को 10,000 मिलता है, किसी को 11,000 रुपये मिलता है, जबकि मिनिमम वेजेस 18,000 है। तो जो आदमी 10,000 रुपये मिलेंगे उसको आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो 3 लोगों के घर में ऊपर जाएगा, सीढ़ियों से जाएगा, मीटर की फोटो खींचेगा, मीटर की रीडिंग करेगा, फिर अगले में जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा। इतने में तो कोई काम नहीं करेगा, इतना मेहनत का काम। तो दिल्ली जल बोर्ड में भी जितने भी हमारे मीटर रीडर्स थे, हमने उनको एक्सेल के थ्रू लिया है ताकि उनको मिनिमम वेजेस जो है मुहैया कराया जा सके। मगर मैं एक बात जरा जरूर बता दूं, इस सदन के लिए बहुत ज़रूरी है कि ये एक्सेल का प्रपोजल भी हमारी तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को चला गया और फाइनेंस डिपार्टमेंट के अफसरों ने इसके ऊपर भी 4 तरीके के एतराज़ लगा दिए। नहीं, ये ऐसे कैसे कर लोगे, ये ऐसे कैसे कर लोगे, ये ऐसे कैसे कर लोगे। तो हमारी बहन जी ने ये सवाल उठाया और हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ये सवाल उठाया। मैं आप सबसे ये बात कहना चाहता हूं और आप इस बात को समझो, सरकार जहां जहां भ्रष्टाचार और शोषण कम करने की कोशिश कर रही है, दिल्ली सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट का एक अधिकारी है जो वहां खड़ा हुआ है बीच में, उसके खिलाफ रिपोर्टें आ चुकी हैं, मगर कोई उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक तरफ से ये कोशिश है कि इन सब कामों को ठप किया जाए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप चलिए उन अस्पतालों में, चलिए आप उन डेटा एंट्री ऑपरेटर से बात कीजिए, उनका शोषण हो रहा है, लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है उनके साथ। मेरे पास कोई ऐसी ताकत नहीं है कि मैं उस भ्रष्टाचार के लिए किसी आदमी को सजा दे सकूं। वो सारी ताकत जो है आपके एलजी साहब के पास है। ये समाधान है कि एक्सेल से हो जाए, मगर उस पर भी आपके अफसर बैठे हुए, बताओ क्या करूं। तो इन सारी चीजों के लिए मैं आप पे कोई दोष नहीं दे रहा, इन सारी चीजों के लिए कम से कम इस विधानसभा को एक होना चाहिए और कहना चाहिए कि भाई ये सारे काम तो होने दीजिए, तो नॉर्मल काम है। इन सारे कामों को होने के लिए जो है सारी विधानसभा के लोग, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, इसके अंदर एक राय होनी चाहिए कि ये काम होते रहे, तभी जो है इसके अंदर कुछ सोल्यूशन होगा, वरना इसी तरीके से चल रहा है। धन्यवाद। अब श्रीमती आतिशी जी, माननीय मंत्री कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 2 के उपबिंदु 1 एवं 2 में दर्शाए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। इसके बाद जून साहब इस विषय के बाद आप बैठिए, मैं आपको मौका दे दूंगी। आप बैठ जाइए, राजेंद्र पाल जी बैठ जाइए। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की विधायक पत्नी रिवाबा जडेजा का एक वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। आपको बता दें, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि जामनगर उत्तर से बीजेपी विधायक रिवाबा जडेजा की अपनी ही पार्टी की एमपी पूनम बेन मादम और शहर की मेयर बीना कोठारी से बहस हो गई। इस पर अब स्वयं पूनम बेन मादम का रिएक्शन आया है। उनका कहना है कि निश्चित तौर पर उन लोगों के बीच किसी बात को लेकर गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने बताया कि वायरल हो रहे वीडियो में इसे देखा भी जा सकता है। हालांकि बीजेपी सांसद ने यह भी कहा कि पार्टी एक परिवार की तरह है और इसमें हर कोई एक दूसरे की ताकत है। आज का जो वीडियो था वो वीडियो भारतीय जनता पार्टी एक शिस्तबद्ध पार्टी है। एक पारिवारिक माहौल में, पारिवारिक वातावरण में पार्टी के सभी कार्यकर्ता साथ में को एग्जिस्ट करते हैं और सभी एक दूसरे की स्ट्रेंथ है। हम सब एक दूसरे के लिए पूरक है, जहाँ पे सब कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में पार्टी को और मजबूत करते हैं और लोगों को जो पार्टी के उद्देश्य हैं वो सेवा के माध्यम से उन तक पहुंचाते हैं। जो वीडियो आज सुबह से वायरल हो रहा है, मुझे लगता है कि कहीं वो, मैं मानती हूँ कि बिल्कुल मीडिया के समक्ष जो बात हुई है, इस वजह से कहीं उसमें अलग अलग स्टोरीज बन के आ रही है। तो मैं उतना ही अपने माध्यम से बताना चाहती हूँ आपको कि जो वीडियो क्लिप है उससे ज़्यादा इस विषय में और कुछ बात ही नहीं है। एक परिवार में जैसे मिसअंडरस्टैंडिंग होती है कहीं, और मिसअंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा रिएक्शन होता है, वो उस रिएक्शन के अलावा और। दिल्ली से सटे साइबर सिटी गुरुग्राम की पुलिस ने एक ऐसे कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है जो विदेशियों को ज़्यादा से ज़्यादा ठगने पर अपने कर्मचारियों को कमीशन देता था।
जहां ठगी की रकम को आरोपी गिफ्ट कार्ड और बिटकॉइन के जरिए लेते थे। आपको बता दें कि पुलिस ने एक महिला सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से लैपटॉप, मोबाइल और 10 लाख नकद बरामद किया है। तो वहीं अगर पुलिस की माने तो ठगी का काम लगभग 1 साल से चल रहा था। इस 1 साल के दौरान ये हजारों लोगों को अपना शिकार बना चुके थे। खबर होशियारपुर से है, जहां कल पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री की मीडिया से बातचीत के दौरान पंजाब के कैबिनेट मंत्री और होशियारपुर से विधायक ब्रह्मशंकर जिम्पा की तरफ से सीएम मान को कई बार बीच में रोका गया, जिसके चलते सीएम ने पीछे मुड़कर मंत्री जिम्पा को आंखें दिखाई और कहा कि मुझे बोलने दीजिए सर। जिसके बाद कैबिनेट मंत्री ब्रह्मशंकर जिम्पा ने मुख्यमंत्री से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। हमीरपुर में बाइक और ई रिक्शा की अपने आमने सामने भिड़ंत हो गई, जहां हादसे में बाइक सवार दंपत्ति घायल हो गया और बेटे की मौत हो गई। आपको बता दें कि पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मौदहा कोतवाली इलाके की अड़तरा रोड की बताई जा रही है। हमीरपुर से खबर सामने है, जहां पर बाइक और ई रिक्शा में जोरदार भिड़ंत हो गई। आगरा में चलती ट्रेन में यात्रा कर रहे यात्री की मौत हो गई, जहां अचानक तबीयत बिगड़ने से यात्री रिधु सरकार की मौत हुई है। आपको बता दें कि जीटी एक्सप्रेस में रिधु यात्रा कर रहा था, तो वहीं सूचना मिलते ही डॉक्टर सहित आरपीएफ और जीआरपी पुलिस मौके पर पहुंची और चेकअप के दौरान मृत घोषित किया गया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। चलेगा। उत्तर प्रदेश के 2 दर्जन से अधिक जिलों में मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, जहां 6 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 16 जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में हुई हल्की बारिश के बाद मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया था। तो वहीं तेज बारिश से लखनऊ के कई इलाकों में पानी भर गया। संभल जिले की सदर कोतवाली पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है, जहां पुलिस ने कंटेनर चालक समेत 75 लाख की बाइक चोरी का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने ट्रक कंटेनर सहित 41 नई बाइक के साथ 6 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। ट्रक हाथरस जिले से लूटा गया था। वहीं पुलिस ने सभी लुटेरों को गिरफ्तार कर विधिक कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है। तो वहीं संभल जिले के पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह ने बताया कि गुरुवार को सदर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर रोड कमलपुर बॉर्डर पर चेकिंग अभियान चलाया था, जहां पुलिस ने एक ट्रक कंटेनर को रोककर उसकी तलाशी ली, तो उसमें 41 नई मोटरसाइकिलों और एक्सेसरीज का सामान भरा हुआ था। जिले में लंबी वायरस का कहर बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में गायें इस वायरस से संक्रमित हो रही हैं। आपको बता दें कि जिले में दर्जन भर मवेशियों की अब तक मौत भी हो चुकी है। साथ ही हजारों की संख्या में मवेशी इसकी चपेट में देखे जा रहे हैं। तो वहीं इसको लेकर पशु चिकित्सा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि ये वायरस मक्खियों मच्छरों से फैल रहा है। अगर कोई मवेशी इसकी चपेट में आता है तो दूसरे जानवरों को उससे दूर रखें। साथ ही मक्खी और मच्छरों से पशुओं को बचा कर रखें। साथ ही पशुओं का टीकाकरण कराना भी जरूरी है। खबर सिद्धार्थनगर से। आपको बता दें, लंपी वायरस का कहर सिद्धार्थनगर में देखने को मिला, जहां पर लंपी वायरस से कई गायों की मौत भी हो गई। वहीं लगातार इसके एहतियातन पशु चिकित्सकों से बात की जा रही है। पशु चिकित्सक कह रहे हैं कि वायरस की चपेट में दर्जनों मवेशी बताए गए हैं। साथ ही इसके पीछे का कारण मक्खी और मच्छर बताए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के जनपद हमीरपुर में चिकन पॉक्स की बीमारी से 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जहां मौत के बाद
हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कैथी बदनपुरा गांव का है, जहां चिकन पॉक्स की बीमारी फैली हुई है, जिससे 20 दिनों के अंदर 3 मासूम बच्चों की मौत हो गई, जबकि गांव में अभी भी 1 दर्जन बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं। वहीं गुरुवार की सुबह एक बच्चे की हालत खराब होने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मेडिकल कॉलेज झांसी के लिए रेफर कर दिया है। साथ ही हमीरपुर से स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव जाकर जांच पड़ताल की है, जबकि ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। हमीरपुर में सपा व्यापार सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष केशव बाबू को गिरफ्तार कर लिया गया है, जहां पुलिस ने भाई और बेटे को भी गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, प्रदेश उपाध्यक्ष पर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का आरोप लगा है। वहीं पुलिस ने दबिश डालकर तीनों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं केशव बाबू पर 13 और उसके भाई विष्णु शिवहरे पर 6 मामले और बेटा दीपक शिवहरे पर भी 10 गंभीर मामले दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि आरोपियों ने पीड़ित किसान को जान से मारने की धमकी देकर दबाव बना रखा था। वहीं मौधा कोतवाली पुलिस और स्वॉट टीम ने गिरफ्तार किया है। खबर हमीरपुर से, जहां पर सपा नेता केशव बाबू को गिरफ्तार किया गया है। केशव बाबू पर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का आरोप लगा था। वहीं नेता के भाई बेटे को भी गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। कहीं जाएगा नहीं, इंडिया वॉइस पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। नमस्कार।